वर्क पावर एनर्जी में, हेलो बच्चों, वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने फोर्स और उससे रिलेटेड वर्क पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने एनर्जी स्टार्ट की थी, तो आज उस एनर्जी को हम कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज़ एनर्जी? फिजिक्स में एनर्जी होती है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास में एनर्जी है या किसी पार्टिकल के पास में एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि वो वर्क कर सकता है। इट कैन डू वर्क। अब सवाल ये है कि कितना वर्क कर सकता है वो, तो हम बोलेंगे जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क करेगा। इसका मतलब एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ वर्क। तो वर्क और एनर्जी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। आपस में इस तरह से रिलेट करते हैं ये कि अगर किसी भी पार्टिकल के पास में एनर्जी है तो वो एनर्जी कुछ भी हो, दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। सिमिलरली वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये एक आइडियल प्रिंसिपल है और इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एनर्जी को वर्क में या वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम किसी तरह का कोई लॉस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अब लॉस की जब बात आएगी तो आगे जा कर के फिर हम फोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिसमें हम एनर्जी की रिकवरी नहीं कर पाते, लॉस हो जाती है ऐसी फॉर्म में कि वो दोबारा कन्वर्ट ना हो पाए। बट आइडियल केस अभी हम लेके चल रहे हैं, तो वी कैन कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ एनर्जी इनटू द वर्क। इसलिए एनर्जी की यूनिट और डायमेंशन बिल्कुल वही होंगी जो वर्क की होती हैं। चाहे कोई भी एनर्जी हो, उसकी यूनिट और डायमेंशन जो होगी वो वही होगी जो जूल की होती है, m1L2T-2। चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे स्प्रिंग एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे सरफेस एनर्जी हो, तो कोई भी एनर्जी होगी अगर, तो उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी? जूल ही होगी। ठीक है। तो एनर्जी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? एनर्जी मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ऐसे आपको बहुत टाइप की एनर्जी मिलेगी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
और ये होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्वेश्चन अगर इस पे आएगा तो आप जानते हो कि डेफिनेशन में तो आएगा नहीं, 9th क्लास की बात होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², जिसको आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। रोटेशनल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर m होगा मास और v हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन या एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी ड्यू टू मोशन बोले तो काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब तक रहेगी? तो अगर ये बॉडी है v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है और यहाँ पर ये रुक गई, तो यहाँ पर इसके पास में भी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास में भी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, नो काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये वर्क कर सकती है, ये भी वर्क कर सकती है, बट दिस बॉडी कांट डू वर्क। ये कोई वर्क नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास में कोई एनर्जी ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हो तो बात अलग है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ज़ीरो हो सकती है। ठीक है ना, और ज़ीरो भी तब होगी जब वो बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो। ठीक है, बात करें हम पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से दिखाते हैं। ये एनर्जी थोड़ी सी टिपिकल होती है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर पोजीशन में डिफरेंस है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ये ग्राउंड है और एक बॉडी इस ग्राउंड के ऊपर रखी है और एक बॉडी यहाँ पर है, ये ग्राउंड है और ये मान लेता हूँ कि टेबल है। तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर ए और बी की पोजीशन अलग अलग है। ए और बी में और कोई डिफरेंस नहीं है। ए एंड बी हैव डिफरेंट पोजीशन। अगर इनकी पोजीशन अलग अलग है इसका मतलब ये है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो सिर्फ पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये स्प्रिंग है, और आपने इसको इस तरफ खींच दिया, एक्सपेंड कर दिया है, जिससे ये स्प्रिंग इस तरह से लंबी हो गई है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इसका अभिविन्यास बदल गया है। तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस किसका है, कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। और कॉन्फ़िगरेशन जब इन दोनों की आपको अलग अलग दिख रही है, पहले से इसकी अवस्था बदल गई है, इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि पोजीशन भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं होता जैसे काइनेटिक एनर्जी का है। ये हर पोटेंशियल एनर्जी का अलग अलग आएगा।
पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी ग्राउंड पे रखी है, एक बॉडी ऊपर रखी है और एक बॉडी नीचे रखी है। तो अगर आपने इसकी एनर्जी को या इसकी पोटेंशियल एनर्जी को आपने ज़ीरो मान लिया है अपनी इच्छा से, क्योंकि ये ग्राउंड पर है और जनरली ग्राउंड को ही हम रेफरेंस मानते हैं, तो इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी पोटेंशियल और इसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है अगर ऊपर है और नीचे है तो नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हुई थी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसके पहले उसको एक नाम देना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। छोटी मोटी हाइट्स के लिए, छोटी मोटी हाइट्स का मतलब ये है कि 500-600 किलोमीटर तक मान सकते हैं आप। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, वेयर m इज द मास, g आपको पता ही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और h जो है वो हाइट है सरफेस से या ग्राउंड से। लेकिन ध्यान रहे कि अगर अर्थ की बात होगी तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी जिसकी हाइट अर्थ के कंपैरिजन में हो, बहुत ज़्यादा हाइट हो, तो फिर हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। अर्थ के केस में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अलग लगाएंगे। छोटी मोटी हाइट के लिए यानी कि 400-500 किलोमीटर तक आप ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अर्थ है और इस अर्थ से अर्थ के कंपैरिजेबल हाइट पर कोई बॉडी रखी है, तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भूल करके भी mgh मत बोल देना, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हाइट अर्थ की रेडियस के बराबर ही है, तो रेडियस तो अर्थ की 6400 किलोमीटर होती है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले लगेंगे नहीं, ठीक है। स्प्रिंग एनर्जी को भी हम स्प्रिंग की एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी ही मानते हैं। तो स्प्रिंग एनर्जी जो होती है ES कह लीजिए इसको आप। तो अगर ये स्प्रिंग है और आपने इस स्प्रिंग को x डिस्टेंस से खींच दिया है, तो एनर्जी जो है इसकी पोजीशन की वजह से ही आई है, इसलिए इसे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ही काउंट करते हैं। आपने इसको x डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो स्प्रिंग एनर्जी होती है हाफ kx²। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर चार्जेस की हम बात करते हैं, दो चार्जेस एक दूसरे से d डिस्टेंस पर होते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो k q1 q2/d होती है। तो कुल मिलाकर के मैं अभी तक बात करूं तो आज की तारीख में जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें आपने पढ़ लिया है काइनेटिक एनर्जी जो आपने पढ़ी है हाफ mv², ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, स्प्रिंग एनर्जी हाफ kx², और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2/d। इनको वर्क से हम रिलेट करेंगे आगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर
अगर आपसे कोई बोलता है कि भैया बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो हमने ये बोला है कि अगर कोई बॉडी इस ग्राउंड से h हाइट पर दिखाई देगी, m मास की बॉडी है और h हाइट पर दिखाएगी, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, mgh आई। इसको आप डिफाइन कैसे करोगे आप, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू मूव a body of mass m from ground to height h। कौन सा वर्क ले रहे हैं हम, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर इसको हम प्रूव करके देखें यहाँ पर, तो जैसे कोई बॉडी पहले यहाँ रखी थी, इसको आप ऊपर लेकर के जा रहे हो सॉरी तो ये बॉडी जब यहाँ पहुँची तो आपने देखा कि इस पर mg नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन आपको इसे ऊपर ले जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जो मिनिमम कंडीशन में बिना किसी एक्सेलरेशन के इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो mg आपको लगाना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। और सब मिलाकर के डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h। और ये डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पर आ जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसे ही आप क्या कहोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही स्प्रिंग वाले केस में भी होता है कि जैसे कोई स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग अपनी अभी नेचुरल लेंथ पे है, फिर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, कितना एक्सटेंड कर दिया आपने इसको, x एक्सटेंड कर दिया। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो स्प्रिंग फोर्स होगा जो इसको वापस अंदर की तरफ खींचेगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन आप इसको आगे की तरफ खींच रहे हो तो आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगाओगे वो इस डायरेक्शन में लगाओगे। अब ये फोर्स तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन आता है वो तो इंटीग्रेशन से आएगा। तो F इक्वल टू, क्योंकि F एक्सटर्नल जो लगाया है आपने वो kx है, और इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक ले गए आप, x इक्वल टू 0 से आप इसको खींचते खींचते x तक ले गए, k बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर बाय 2 जो वर्क आपने किया है वही स्प्रिंग एनर्जी बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा जो वर्क डन आएगा वो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स आएगा। चाहे वो ग्रेविटी हो या फिर वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अभी के लिए वो बराबर होगा माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ गया है, क्योंकि हमने जो वर्क किया है वो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स था। तो स्प्रिंग एनर्जी भी आ गई है हमारे पास में हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जोड़ा हुआ है, चलो मैंने प्रूव करके दिखाया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको हम क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जबकि मोमेंटम होता है p इक्वल टू mv। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दोगे आप, हाफ, है ना,
पी स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे आप, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाय 2m, या P बराबर होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्प्रिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज़रा हम ध्यान से देखें एक बार। हम लोग डीपीपी कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जब आया था तो मैंने आपको छोड़वा दिया था, मैंने कहा था कि इसको कल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 से आगे के जो क्वेश्चन है वो एनर्जी वाले क्वेश्चन थे। अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u if after the body undergoes displacement s, velocity becomes v, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें ये कहना मांग रहा है कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था और s डिस्टेंस तय करने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब कह रहे हैं वर्क डन बताओ क्या आएगा, है ना। कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा क्या आएगा। चलो ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो होता ही होता है। फोर्स की जगह क्या लिखोगे आप, एम ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एस। अब ए कहाँ से लाएं, एस डिस्टेंस दे रखा है तो न्यूटन की इक्वेशन लगा दें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इससे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, यहाँ रखते हैं। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा वो आप देख लें। M और S और एक्सेलरेशन की जगह रख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, s से s कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज n टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी का क्या हाल होगा। अभी आपको 2 मिनट पहले फॉर्मूला लिखवाया था, काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है ना, मोमेंटम को कितना कर दिया आपने, n टाइम्स, मोमेंटम को आपने n टाइम्स कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी n स्क्वायर टाइम्स। तो ये आंसर आ गया। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 3%, मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। तो अब मोमेंटम बराबर क्या सिखाया था अभी, √2m काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। अंडर रूट का मतलब k की पावर 1/2। तो 5% तक के लिए मैं आपको फॉर्मूला याद करा चुका हूँ कई बार। क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन P, यहाँ पर पावर कितनी है, हाफ, परसेंटेज चेंज इन E या परसेंटेज चेंज इन K। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज दिया है आपको यहाँ पर, 3%। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2%। प्लस में आया, इसका मतलब 1.5% इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी आपने इंक्रीज की है। ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे ऊपर वाले को देख करके, लेकिन ध्यान रहे इसमें 100% है, तो 100% वाले क्वेश्चन तो आप 100 मान के ही कर लिया करो, है ना। तो K1 को मान लेते हैं 100% इंक्रीज हो गया, तो 100 का मतलब 100 में 100% जुड़ गया, तो ये 200 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा देना, P2/P1
√K2/K1। तो यहाँ पर ये √2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2P1 यानी कि 1.4P1। परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो P2 - P1/P1 × 100। P2 की जगह क्या रखोगे 1.41 P1, P1 कॉमन ले लेता हूँ, वन पॉइंट फोर वन में से गया 1 तो बचा 0.41, 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो अप्रॉक्सीमेटली 41%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अपने आप करेंगे। देखो बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं हम और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी और 1/p में रिलेशन पूछा है तो p बराबर हम क्या सीख चुके हैं √2m। इसने ई के लिखा है तो आप भी यहाँ पर ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी लिख दो। तो p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √E हो गया। अब ई के कहाँ लिया है इसने y एक्सिस पर, तो आपको इसके ऊपर तो y एक्सिस पर लेना है, लेकिन x एक्सिस पर p नहीं है बल्कि क्या है 1/p है। 1/p को ये 1/p है तो लेट 1/p को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो p की जगह क्या आ जाएगा 1/x, तो ये बन जाएगा 1/x इक्वल टू यानी e और x में क्या रिलेशन आ गया, क्योंकि x की वैल्यू 1/p है तो e और x में रिलेशन क्या आ गया e और x में, तो e x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा कि √E आप यहाँ ले रहे हो और x यहाँ ले रहे हो, x का मतलब 1/p आप यहाँ ले रहे हो 1/p। तो ये ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो हाइपरबोला आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है बच्चे को कि स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रहा है। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव, v भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। इसका मतलब पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो ये आंसर आ गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वर्क डन पूछा है। ये दे रखा है v और t का कर्व दे रखा है आपको, द कर्व बिटवीन v और t इज गिवन। और आपसे पूछा है कि बताओ भैया वर्क डन कितना आएगा। तो अभी हमने पता लगाया था वर्क डन इक्वल टू क्या आया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया था। t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी देखो आप तो 20 है, और t बराबर 2 सेकंड पर फाइनल वेलोसिटी आप देखो तो 0 है, और मास आपको दे रखा है यहाँ पर, मास जो दे रखा है वो है 2 किलोग्राम। तो मास की जगह 2 लिख दो यहाँ पर, और नीचे तो 2 है ही, हाफ m। v² की जगह आ जाएगा 0 और इसकी जगह आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400। तो आपका आंसर आ जाएगा -400 जूल। जो सिखाया है उस तरीके से चलोगे आंसर हमेशा सही आएगा और सेकंडों में आएगा। ये अपने आप करना भैया। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। .5 kilogram ball is thrown up with initial speed of 14 meter per second and reaches to the maximum height of 8 meter. How much energy is dissipated by earth drag acting on the ball during the ascent? यानी कि आप कंपेयर करें, वही मैं आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बता रहा था। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर हाइट 0 है
इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0, जबकि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास कितना है 0.5, 0.5 का मतलब हाफ, और वी स्क्वायर 14 है, 14 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, 14 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 करके देख लो भाई, फोर से काट देते हैं, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, कितना आया 49 जूल आ गया। जबकि मैक्सिमम हाइट पर 15 तक 15-20 तक तो आपको स्क्वायर कम से कम याद ही होने चाहिए। मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक गई है तो काइनेटिक एनर्जी हो गई है 0। तो यहाँ पर देखें हम एनर्जी कितनी है, मास कितना था हाफ, जी की जगह 4.9 चल रहा है तो 9.8 ले लेता हूँ, और हाइट कितनी है 8, तो ये हो गया यहाँ पर कितना 4 इंटू 9.8, है ना, 4 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करें तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, और 3 39। तो एनर्जी में कितना लॉस हुआ ये पूछ रहा है, पहले 49 था, अब हो गया है 39.2, तो 10 में से 0 गया 8, यहाँ बचा 18, 18 में से 9 गया 9, तो आपका आंसर आ गया 9.8 जूल। अच्छा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम अपने आप करेंगे इसे, ठीक है। अ बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम और दूसरी है 4 किलोग्राम आर ड्रॉप्ड टुगेदर फ्रॉम 60 फीट टॉल बिल्डिंग आफ्टर द फॉल ऑफ 30 फीट टूवर्ड्स द अर्थ, रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन आपने फ्री फॉल किया है तो u बराबर 0, तो v बराबर हो जाता है √2gh, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, जितना चेंज तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह 2gh रख दो, कंजर्वेटिव फोर्स है तो mgh आ गया। हाइट दोनों की सेम है तो इसका मतलब ये एनर्जी जो होगी वो मास पर डिपेंड करेगी, तो k1 बाई k2, m1 बाई m2, 2/4, 1/2। तो आज जो पढ़ाया है और आज जो क्वेश्चंस कराए हैं इसका भी मैं आपको PDF भेज रहा हूँ, इस पूरे का जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा, इन जो क्वेश्चंस बचे हैं इनको भी ज़रूर कीजिएगा, और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।